हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है एक्स वर्सेस द स्टेट। अब केस की शुरुआत हुई कंप्लेंट से जो 2019 में फाइल की गई थी। कंप्लेनेंट का कहना था कि उनकी वाइफ और वाइफ के फैमिली मेंबर्स एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते उनको कास्ट के बेसिस पे ह्यूमिलिएट करते रहे। कंप्लेनेंट एक शेड्यूल्ड कास्ट से थे और उन्होंने एक इंटर कास्ट मैरिज की थी। हैदराबाद में उनकी शादी के बाद पेटिशनर की फैमिली, मतलब जो वाइफ की फैमिली थी, वो उनको ह्यूमिलिएट करती थी, उनके कास्ट से रिलेटेड बेइज्जती करती थी और कास्ट बेस्ड स्लर्स भी इस्तेमाल करती थी। वन रिपोर्टेड इंसिडेंट में उनके कपड़े भी जला दिए गए थे। खैर, इस वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आने लगी। So much so that they started living separately. Somewhere in between, the complainant shifted to Mumbai and he also convinced his wife कि एक बार फिर से कोशिश करते हैं, तो मेरे पास आ जाओ। वहां पे किसी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के तुरंत बाद वाइफ ने कहा कि उसे डिवोर्स चाहिए। ये थी इस केस की कहानी। ठीक है, शी डिमांडेड डिवोर्स। अब इस डिवोर्स को उन्होंने सिर्फ ऐसे नहीं कहा कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए। उन्होंने डिवोर्स मांगने के बाद उनसे भला बुरा कहना शुरू किया। दिस इज ऑल दिस इज एलिजिड इन दिस एंटायर केस कि उसने तलाक मांगा और मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। मेरी कास्ट को लेकर मुझे बहुत गलत गलत बातें कही, वो सारे डिरोगेटरी वर्ड्स और स्लर्स यूज किए जो कि नहीं करने चाहिए। दैट इज एक्चुअली एन ऑफेंस। ये सब ऑफेंसिव है। इट इज पनिशेबल अंडर एससीज एंड एसटीज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, कास्ट बेस्ड इंसल्ट्स की गई, मेरी फैमिली को रूइन करने की धमकी दी गई। 2018 में उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजे थे वाइफ ने, जहां पे वो डिवोर्स को इंसिस्ट कर रही थी, साइट करते हुए कि हमारे बीच में कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारी कास्ट अलग अलग है, हमारी शादी नहीं चल पाएगी। कंप्लेनेंट म्यूचुअल डिवोर्स के लिए मान गया, लेकिन उसने कहा कि जो जॉइंट असेट्स से जो पैसा हमारा बनता है वो तुम मुझे दे दो। ही डिमांडेड मनी। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड रिटर्न ऑफ मनी एंड जॉइंट एसेट्स, जिस जो पेटिशनर की फैमिली ने इनिशियली तो कहा कि हम वापस कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर एक केस रजिस्टर्ड हुआ आईपीसी में अंडर सेक्शन 504 एससी एसटी पीओ अमेंडमेंट एक्ट 2015। इन एलिगेशंस के बेसिस पे इन्वोक कर दी गई। इवेंचुअली डिवोर्स हो गया और क्वेश्चन आया कि भाई क्या एक प्राइवेट मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर कास्ट बेस्ड इंसल्ट इस्तेमाल की भी गई है तो क्या एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट एक्टिव हो जाएगा? है ना, सोचने वाली बात है। Using derogatory words to a member of scheduled caste community or scheduled tribes community is punishable under the act, but that requires a particular setting. कुछ कह देना बिल्कुल गलत है, लेकिन एक वो पर्टिकुलर माहौल और जगह होना चाहिए उस स्पीच को पनिशेबल बनाने के लिए। अब यहाँ पे जो माहौल है वो और वो जो जगह है, वो सेटिंग है, क्या वो एससी एसटी एक्ट के एम्बिट में आ भी रही है? दैट वाज द क्वेश्चन, है ना, क्योंकि ये प्राइवेट डिस्प्यूट था। इट वाज नॉट पब्लिक, इट वाज नॉट, ही वाज नॉट ह्यूमिलिएटेड ऑन रोड, ही वाज ह्यूमिलिएटेड विद इन द कन्फाइंस ऑफ अ हाउस बाय हिज ओन वाइफ, राइट? तो एक क्रिमिनल एक्ट उस वाइफ के अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है बेस्ड ऑन व्हाट शी सेड ड्यूरिंग द मैरिज और अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वाज द क्वेश्चन। कोर्ट ने नोट किया एलिगेशंस के नेचर जो है वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक इंस्टेंस जहां पे पेटिशनर्स ने कंप्लेनेंट को अब्यूज या ह्यूमिलिएट किया है उसकी कास्ट के बेसिस पे, और ना ही कोई जगह टाइम या मैनर कंप्लेनेंट साबित कर पाए कि देखिए इस जगह मुझे ह्यूमिलिएट किया गया। कोर्ट ने कोई मटेरियल नहीं पाया जो कि इंडिकेट करे कि एक अलिजिड इंसिडेंट जो हुआ था वो पब्लिक व्यू में था या पब्लिक में था। नाउ दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस केस। एससी एसटी पीओए एक्ट का जो सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज आर और 3 क्लॉज 1 क्लॉज एस है वो रिक्वायर करता है कि जो ये ह्यूमिलिएशन, कास्ट बेस्ड स्लर्स, यूजिंग डिरोगेटरी नेम्स, ये तभी पनिशेबल होगा जब ये इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन किया गया है एक पब्लिक सेटिंग में या फिर एक ऐसी जगह पे जो पब्लिक के व्यू में थी। जैसे घर में ही किया लेकिन घर के बाहर आ गए करते करते, तो 3 4 6 लोगों ने भी सुन लिया, पड़ोसी अड़ोसियों ने भी सुन लिया, या फिर सड़क पे या किसी पब्लिक जगह पे किया ये सब। तो इस तरह का एक सेटिंग होना चाहिए, तभी एससी एसटी पीओए एक्ट
इन्वोक होता है। अब यहाँ पे जो भी कुछ किया गया वो ना तो पब्लिक में था और ना ही पब्लिक व्यू में था, वो एक कन्फाइंड स्पेस में हुआ था, और वो एलिगेशंस भी कंप्लेनेंट प्रूव नहीं कर पाया। कोई ऐसा मटेरियल, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं था जिससे साबित हो सके कि हाँ इस तरह का ह्यूमिलिएशन, इस तरह का इंसल्ट किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे रिलाय करते हुए कोर्ट ने कहा, द जजमेंट वाज हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट फॉर द ऑफेंस अंडर द सेड एक्ट टू बी अट्रैक्टेड, इंसल्ट और इंटिमिडेशन का पब्लिक व्यू में होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी डिटरमाइन किया कि एलिगेशंस इवन इफ टेकन एट फेस वैल्यू डिड नॉट डिस्क्लोज दैट इंसिडेंट टुक प्लेस इन पब्लिक प्लेस और वाज विटनेस्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट पर्संस, है ना, कि अगर एक बार को मान भी लें कि चलो इस तरह का हुआ कुछ, है ना, इस तरह से उसको जलील किया गया, उसकी बेइज्जती की गई, तो ये बेइज्जती पब्लिक व्यू में नहीं की गई है, ये एक पब्लिक सेटिंग में नहीं की गई है, पब्लिक सेटअप में नहीं की गई है। किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने इस इंसिडेंट को ना तो विटनेस किया है ना उसको एनकाउंटर किया है, तो हम SC/ST एक्ट के प्रोविजंस को अट्रैक्ट नहीं करवा पाएंगे, है ना। एलिगेशंस बेस नहीं, मतलब बेसलेस हैं, एक्ट के प्री रेक्विजिट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे। The alleged acts were found to be part of domestic discord between the parties, और ये शायद प्राइवेट रेजिडेंस के कन्फाइंस में हुए हैं। तो उसकी बात को ऐसे डिनाई नहीं किया गया कि नहीं हुआ होगा तुम्हारे साथ, लेकिन इस बात को इस तरह से जस्टिफाई किया गया कि जो भी हुआ है वो घर के अंदर हुआ है, लोगों के सामने नहीं हुआ। और इस अट्रोसिटी एक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है कि जो कुछ हुआ है वो शोर मच के हुआ है, लोगों के सामने हुआ है, एक्चुअल बेइज्जती है। घर के अंदर जो होता है वो बेइज्जती नहीं माना जाता, डेफेमेशन भी नहीं माना जाता, ना बदनामी है ना बेइज्जती है ना। कोर्ट ने रूल किया कि द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स वुड अमाउंट टू एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि एलिगेशंस जो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर रही हैं ऑफ हैविंग बीन कमिटेड इन पब्लिक व्यू, और इसलिए इस केस को डिसमिस कर दिया गया। सो दिस इज द केस, है ना। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के बेसिकली एक स्कोप को डिफाइन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट तो है केस। अच्छा, अब ये एक्ट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एनैक्टेड टू प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट SC and ST कम्युनिटीज मेंबर्स, प्रिवेंट एट्रोसिटीज अगेंस्ट देम। एक्ट को 1989 में पास किया गया था और नोटिफाई किया गया था 1990 में। It is also a recognition of the depressing reality that despite undertaking several measures, SCs और STs को अभी भी बहुत atrocities का सामना करना पड़ता है at the hand of upper caste। इस एक्ट को इनैक्ट किया गया इस व्यू को कंसिडर करते हुए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो दे रखे हैं सेक्शन 15, आर्टिकल 15, 17 और 21 में, वो एक ट्विन फोल्ड ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं ऑफ protecting the members of these vulnerable communities as well as provide relief and rehabilitation to the victims of caste-based atrocities। caste-based atrocities हमारे देश में रियल हैं, it's an actual problem, ठीक है। इसको 2015 में अमेंड कर दिया गया था ताकि ये थोड़ा और stringent हो जाए। A law has to have teeth in order to become more effective। वो menace जो समाज की जड़ तक पहुंच चुका है उसको हटाने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ते हैं। अगर बीमारी ज्यादा है तो दवाई भी फिर ज्यादा होगी, इलाज भी थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, है ना, ज्यादा इंटेंस होगा। और इसीलिए 2015 में इस एक्ट को थोड़ा और सिवियर बना दिया गया था, पनिशमेंट्स पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया था। रिकग्निशन उन इंस्टेंसेस को भी दे दिया गया जहाँ पे सिर्फ कह भर देना, कुछ ऐसा डिरोगेटरी वर्ड इस्तेमाल कर देना, एक डिरोगेटरी स्लर इस्तेमाल कर देना जो इन कास्ट्स के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था या फिर किया जाता भी था। तो वो इंसल्ट्स, वो वर्ड्स जो थे वो बहुत ऑफेंसिव थे, दे वर एक्सट्रीमली ऑफेंसिव, दे वर वेरी डिरोगेटरी, दे यूज्ड टू ह्यूमिलिएट एंड ऑल, बट सेइंग देम आउट लाउड वाज नेवर अ प्रॉब्लम, क्योंकि समाज डिस्क्रिमिनेटरी था, लोगों के बीच में विभाजन था, इसलिए किसी व्यक्ति को ऐसे कुछ गलत नाम से पुकार देना क्रिमिनल नहीं था। लेकिन 2015 के अमेंडमेंट में उस स्पीच को, उस वर्ड को, स्लर को भी पिनलाइज कर दिया गया। बहुत सारे नए ऑफेंसेस ऐड किए गए in section 3 and renumbered the entire sections is the recognized crime almost doubled। खैर एक्ट में एक चैप्टर 4A ऐड किया गया, सेक्शन 15A ऐड किया गया, द राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस,
and define dereliction of duty by officials and accountability mechanisms more precisely. Provided for the establishment of exclusive special courts and special public prosecutors. पब्लिक सर्वेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में सारे लेवल्स पे एक्ट में विलफुल नेग्लिजेंस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। 2018 में इस एक्ट को फिर से अमेंड किया गया था। In the case of Prithviraj Chauhan versus Union of India, the Supreme Court upheld the constitutional validity of Parliament's 2018 amendment. Salient features ये थे: added section 18A delineates specific crimes against SCs and STs as atrocities, describes strategies and prescribes punishment to counter these acts, ठीक है। आइडेंटिफाइज की एट्रोसिटी क्या होगा और वो सारे ऑफेंसेस जो एक्ट में लिस्ट किए गए उन्हें कॉग्निजेबल बना दिया गया। पुलिस ऑफेंडर को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन को बिना मैजिस्ट्रेट के अप्रूवल के शुरू कर सकती है। तो एक लाइक आई सेड काफी स्ट्रिंजेंट है ये पूरा का पूरा लॉ। अगले केस पर आ जाते हैं। द नेम ऑफ द केस इज नाभा पावर लिमिटेड वर्सेस पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, एनपीएल नाभा पावर लिमिटेड एंड तलवंडी साबो पावर लिमिटेड टीएसपीएल स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्रिएट करते थे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए इन पंजाब थ्रू कंपेटिटिव बिडिंग अंडर पावर परचेज अग्रीमेंट्स विद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सिंपल भाषा में पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा कि हम सस्ती बिजली बांटेंगे लोगों में, है ना, और उसके लिए उन्होंने कंपनी से बिड इनवाइट की। बिडिंग में ये दोनों कंपनीज जीत गई। अब 2009 के बिडिंग प्रोसेस में इन कंपनीज ने बिड को या कॉन्ट्रैक्ट को बेसिकली हासिल कर लिया। जब इन्होंने सस्ती बिजली देने का पूरा प्लान बनाया था कि हम सस्ती बिजली दे देंगे, ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जब भी टेंडर इनवाइट करती है ना तो एक कोटेशन मांगती है, कोट मांगती है ना, और वो कोर्ट जो होता है वो बहुत कंपेटिटिव होता है, इट नीड्स टू बी, क्योंकि वेलफेयर लेजिस्लेशंस हैं, ये समाज का भला करने के लिए उतरी है सरकार, तो ऑब्वियसली किसी प्राइवेट प्लेयर को अपने मनमाने दाम पे लोगों को सर्विस देने नहीं दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट आपको गवर्नमेंट देगी ही तब जब आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइसेस को सामने कोट करोगे। तो एक कम प्राइस को ऑफर करने के लिए जरूरी था कि वो उस कम प्राइस पे बिजली बना सके। भाई प्रॉफिट तो उनको चाहिए, है तो वो प्राइवेट प्लेयर ही, कम प्राइस पे बिजली देनी है लेकिन मुनाफा भी चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को फैक्टर किया पूरा प्लान बनाने में। अब अपने कोर्ट को जब इन्होंने गवर्नमेंट के सामने रखा तो द कोर्ट वाज लेस बिकॉज द फैक्टर्ड सर्टेन बेनिफिट्स, है ना, उन सर्टेन बेनिफिट्स को फैक्टर करके उन्होंने एक कोर्ट निकाला कि इस सस्ते दाम पे अभी हम बिजली दे देंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से उन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहे थे और उस बेनिफिट को एक्सपेक्ट करते हुए उन्होंने प्राइस कम कर दिया। क्या थे वो बेनिफिट? The mega power policy offering customs duty concessions and the foreign trade policy providing deemed export benefits for capital goods procurement. अब बिड्स जीतने के बाद गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज किया अक्टूबर 2009 में, जिससे उन्होंने मेगा पावर प्रोजेक्ट के थ्रेशहोल्ड को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 1000 मेगावाट टू 500 मेगावाट। However, subsequent clarifications by Directorate General of Foreign Trade in 2011 withdrew the deemed export benefits of such power projects. एक 2011 का एक क्लैरिफिकेशन आया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से कि जो डीम्ड एक्सपोर्ट का जो बेनिफिट्स हैं उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं, देयर विड्रॉइंग इट। कंपनीज ने पोस्ट बिड पॉलिसी को चेंज इन लॉ कह के इसे चैलेंज कर दिया। अब गवर्नमेंट के साथ जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि अगर हमारे और आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हमारी, क्योंकि सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, सरकार पॉलिसी बनाती है, तो अगर हम कानून बदल देते हैं और उस बदलाव की वजह से आपको नुकसान हो जाता है तो हम आपको कंपनसेट कर देंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ये होता है बिकॉज यू नो इट्स अ पॉलिसी एंड पॉलिसी इज ऑलवेज प्रोन टू अ चेंज। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी कि भाई लॉ बदल सकता है, पॉलिसी बदल सकती है। अगर स्टेट नहीं बदलेगा तो हो सकता है सेंटर बदल दे, यू नेवर नो, है ना। तो इस तरह का अगर कोई भी चेंज आता है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट कंपनसेट कर देगी आपको फॉर द लॉसेस दैट यू हैव इनकर्ड बिकॉज ऑफ द चेंज इन लॉ। अभी जो कंपनीज थी वो कह रही थी कि आपने ये जो चेंज किया है लॉ, इसकी वजह से हम नुकसान में चले जाएंगे। मतलब जिस वजह से हम सस्ती बिजली दे पा रहे थे वो वजह अब रही नहीं, तो अगर हम अभी भी उस प्राइस पे बिजली देते तो हम तो बहुत नुकसान में आ जाएंगे।
Right, so because of this change in law, we are now entitled to compensation. I hope you understood. अब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन और एपेलेट ट्राइब्यूनल ने उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली ये सब मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रेस रिलीजेस जो होती हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट्स होती हैं, इनका कोई लीगल फोर्स नहीं होता और इन्हें चेंज इन लॉ नहीं माना जा सकता। चेंज इन लॉ इज लॉ चेंज, जो लॉ ऑलरेडी है उसको चेंज किया गया है। लॉ बनाने का एक प्रोसेस है, उस लॉ को अगर चेंज करना है तो उसका भी एक प्रोसेस है। जब तक वो प्रोसेस एक्सरसाइज नहीं किया जाता तब तक ना लॉ बनता है और ना उसमें चेंज इंट्रोड्यूस होता है। A mere administrative announcement or a press release is not that constitutional process which can be put in the category of change or amendment in a law. ठीक है? Under power purchase agreements, as only statutes or notification published in official gazettes qualify as legal changes. वो declarations जो कि statutes या notification के माध्यम से official gazette पे publish किए गए हैं वो legal changes होते हैं। ये press releases, clarifications ये सब change नहीं माना जाता। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कंपनी जो है वो एसेंशियल प्री रेक्विजिट्स को मीट नहीं कर रही हैं फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। जिस एक्सपोर्ट बेनिफिट को वो क्लेम करना चाहती है उसके प्री रेक्विजिट्स को, उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं कर रही हैं, इंक्लूडिंग प्रूविंग गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोक्योर्ड थ्रू इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसीजर। मतलब ये जो पूरा बेनिफिट है इसको क्लेम करने के लिए प्री रेक्विजिट होना जरूरी था जो कि कंपनीज के पास नहीं था, है ना, सिंपल भाषा में। कोर्ट फाउंड दैट subsequent government notifications were mere clarificatory rather than introducing a new legal provision, and that legitimate expectation cannot arise from press releases issued by non-parties to contract. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरप्रिटेशन जो है requires giving words their ordinary meaning and distinguish between general definitions of law and specific change in law requirements under the agreement. कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि मैन्युफैक्चर की जो लीगल डेफिनेशन है इट रिक्वायर्स transformation into new products with distinctive characteristics, concluding that construction activities cannot qualify as manufacturing under trade law. कोर्ट ने डिस्टिंक्शन ऑब्जर्व किया टैरिफ बेस्ड कंपेटिटिव बिडिंग पे फॉर पावर प्रोक्योरमेंट एंड इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग फॉर गुड्स सप्लाई, और इनको अलग माना और इनके लीगल रिक्वायरमेंट्स भी अलग किए। Court found that parties seeking compensation under change in law clauses must establish कि जो occurrence है वो legal change से हुआ है और जो underlying benefits थे जो उनको previously मिल रहे थे, जिनके लिए वो previously entitled थे, वो अब उनके हाथों से छिन गए हैं क्योंकि अब कानून बदल चुका है। यही इस केस का एक्चुअल मुद्दा है। बाकी वो प्री रेक्विजिट्स क्या थे, डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स क्या है, कौन से हैं वो कंसेशंस जिनको ये फैक्टर कर रहे थे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। द फैक्ट इज कि चेंज इन लॉ क्या होगा, तो एक प्रेस रिलीज, एक क्लैरिफिकेशन जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ने इशू किया है वो चेंज इन लॉ नहीं है, इट इज ओनली अ क्लैरिफिकेशन। इट यू आर merely clarifying what already exists, you have not changed anything। ठीक है। अब प्रेस रिलीज क्या है, एक स्टेटमेंट जो कि इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इशू करती है मीडिया चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन। ठीक है। प्रेस रिलीज को प्रेस नोट या हैंड आउट भी कहते हैं। अब प्रेस रिलीज क्या है, दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी नोज, तो मुझे लगता नहीं कि इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। लॉ मेकिंग का क्या प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिबेट, डिस्कशन एटसेट्रा होता है, फिर फाइनली वो दूसरे हाउस में जाता है, वहां वोटिंग होती है, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी वोटिंग, देन इट गोज टू प्रेसिडेंट व्हिच हु गिव्स इट द असेंट, प्रेसिडेंशियल असेंट, एंड उस प्रेसिडेंशियल असेंट के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट? अगर नहीं पता है तो आई एम श्योर आपको पता होगा। सो दिस इज अबाउट द केस। अच्छा इंटरेस्टिंग केस है और आप इसे साइट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहां आपको लगता है कि हाँ इसे मैं साइट कर सकता हूँ। जनरली लेजिस्लेटिव पावर्स में इसको साइट किया जा सकता है कि भाई लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में इसको यूज कर सकते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ मेकिंग के डिफरेंसेस एक आध बार मैंने देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
नहीं आते बट आने को तो कुछ भी आ सकता है। तो आप मुझे बताइए कि आप इसे कहाँ साइड करना चाहते हैं और किस तरह से आपको लगता है कि आप साइड कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।